आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के वार्षिक परीक्षा में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम। ये सारे प्रश्न जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इनको अच्छे से हल करना है और इनको समझना भी है। पहला प्रश्न है 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। ये लिखा हुआ है 6√5 और ये लिखा हुआ है 2√5। इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे हम गुणा का निशान लगा देते हैं। 6√5 इसका गुणा करेंगे हम 2√5 से। तो 6 और 2 को 5 पास में ले लेते हैं और √5 और √5 को भी पास में ले लेते हैं। अब 6 का जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 12। √5 का √5 से गुणा होता है 5 और 12 का 5 से गुणा करेंगे तो 12 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे तो उत्तर आएगा 60। एकदम आसान प्रश्न है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। सरसमीका द्वारा x+4 और x+10 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो सरसमीका लगेगी वो हम लिख लेते हैं। इसमें सरसमीका लगेगी x+a x+b बराबर होता है x² प्लस a+b फिर x प्लस का ab। अगर हम यहाँ पे इस प्रश्न की और सरसमीका की तुलना करें तो x की जगह तो x ही है, a का मान जो है वो 4 है और b का जो मान है वो है 10। अब वो हम इस प्रश्न में रख देते हैं। तो x+4 और x+10 का जो है सरसमीका की सहायता से गुणा करना है, तो हमें मान इसमें रखना है। x की जगह x रखेंगे, a और b की जगह जो है a की जगह 4 रखेंगे और b की जगह 10 रखेंगे। तो इनका मान हम रख देते हैं। तो बराबर का निशान, सबसे पहले x² प्लस a+b। a का मान 4 है और b का मान 10 है और गुणा में है x प्लस ab। ab का मतलब है a का b से गुणा करना होता है, तो 4 का 10 से गुणा कर देंगे। x² का x² प्लस का प्लस 10 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 14 और x का x प्लस का प्लस 4 का 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 40। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। एकदम आसान प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है। दो संपूरक कोणों का अनुपात 5:4 है, कोणों का मान ज्ञात कीजिए। संपूरक कोणों का अनुपात दिया हुआ है, दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो अनुपात जब भी हो तो हम उसको मान लेंगे। माना दो संपूरक कोण 5x व 4x है। ये हमने दोनों को मान लिया, एक 5x है और एक 4x है। और आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 5x प्लस 4x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 5x में 4x जोड़ेंगे तो आएगा 9x और बराबर में 180 है ही है। अभी x के गुणा में जो 9 है वो चला जाएगा भाग में, तो x बराबर 180 डिग्री और 9 आ गया भाग में। 9 का जब हम इसमें भाग देंगे तो भाग जाएगा 20 डिग्री। 20 बार भाग गए तो x का मान आ गया 20। अब हमें प्रश्न में पूछा गया था कि ये दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो अतः दो संपूरक कोण तो पहला कोण हमने माना था 5x, तो 5 गुणा 20 बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है। और दूसरा कोण हमने माना था 4x, तो 4 का गुणा हो जाएगा x से और x का मान कितना आया था 20, तो दूसरा कोण आ गया 80 डिग्री है। तो ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम में इस प्रकार से करना है। अगला प्रश्न लेते हैं। कोण भुजा कोण सर्वांग समता का नियम लिखिए। कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम क्या होता है? यदि एक त्रिभुज की एक भुजा और उसके दो संगत कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोणों के बराबर हो तो उसे हम कोण भुजा कोण सर्वांग समता का नियम कहते हैं। तो ये आपको इसमें पूरा लिखना है। कोण भुजा कोण मतलब इसको ए ऐसे नियम भी कहते हैं, एंगल साइड एंगल। सर्वांग समता नियम के अनुसार यदि एक त्रिभुज के दो कोण, अगर हम बात करें एक त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हम इसी प्रकार का ले लेते हैं, ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। अगर हम इस त्रिभुज का नाम दे दें ए बी और सी,
और दूसरे त्रिभुज का नाम दे देते हैं डी ई एंड एफ। यदि एक त्रिभुज के दो कोण, मान लीजिए कोण ए और कोण बी की बात हो रही है, ठीक है, और उनके बीच की भुजा मतलब ये भुजा, दूसरे त्रिभुज की दो संगत कोण, तो कोण ए का संगत कोण है डी और कोण बी का संगत कोण है ई, और उनके बीच की भुजा, उनकी बीच की भुजा हो जाएगी डी। अगर ये बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। ये है कोण भुजा कोण सर्वांग समता का नियम। अगला प्रश्न लेते हैं, सर्वांग सम आकृतियों के दो उदाहरण लिखिए। तो सर्वांग सम आकृतियों के उदाहरण कई है आपके पास में। सर्वांग सम का मतलब होता है वो एक दूसरे को पूरा ढक लेगी। तो इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, 1 रुपये के 2 सिक्के, 1 रुपये के 2 सिक्के। 1 रुपये के अगर 2 सिक्के लेंगे और उसको आप एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वह आपको पूरे एक दूसरे को ढक लेंगे। तो ये पहला उदाहरण ये लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं कि एक ही कंपनी जो है या एक ही बैंक के 2 ATM कार्ड, एक ही बैंक के 2 समान प्रकार के, प्रकार भी समान होना चाहिए क्योंकि ATM कार्ड भी कई प्रकार के होते हैं। एक ही बैंक के दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, समान प्रकार के ATM कार्ड। तो ये एक उदाहरण भी आप इसमें लिख सकते हैं। और भी उदाहरण है, जैसे समान प्रकार की पेंसिल है या एक ही आकार के वर्ग है, ये सारी इसके अंदर आ जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, चक्रीय चतुर्भुज को सचित्र परिभाषित कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं उसकी हमें परिभाषा लिखनी है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी शीर्ष जो है वो वर्त की परिधि पर स्थित होते हैं उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात बताना हमें, तो इसको हम चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक वृत्त है, इसका केंद्र है O। अब हमें क्या करना है कि एक जीवा पर लंब डालना है। तो मान लीजिए ये जीवा है एक AB और इसके ऊपर हम लंब डालेंगे केंद्र से, केंद्र O से इसके ऊपर क्या डालेंगे, लंब। तो मान लीजिए ये लंब है OM। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो डाला गया लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे AM और BM क्या होंगे, बराबर। तो ये जीवा को जो है किस अनुपात में विभाजित करते हैं, अगर बराबर है ना तो अनुपात होगा 1:1। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अगला प्रश्न लेते हैं, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें त्रिज्या दी हुई, तो हम लिखेंगे त्रिज्या को हम 8 से दर्शाते हैं। तो वो दी हुई 3.5 सेंटीमीटर। पॉइंट को हटाएंगे तो आएगा 35 बटे में आ जाएगा 10, और इसको हम 5 के पार्ट से काटेंगे तो ये 7 बार और ये कटेगा 2 बार। तो R का मान हो गया 7/2। अब हमें पूछा गया अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन। तो अर्ध गोलाकार कटोरे का जो आयतन है उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन, तो अर्ध गोले का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 2/3 पाई R³। 2/3 का 2/3, पाई का मान रखेंगे 22/7 और R का मान है 7/2। और ये घात 3 है ना R की, इसलिए आपको 3 बार लिखना पड़ेगा इसको। अब हम काटापीटी करते देखिए, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 का भाग इसमें 1 बार और 2 का भाग इसमें 11 बार। अब कोई भी संख्या नहीं कटेगी, तो कौन कौन सी संख्या रही, 11 × 7 × 7 और नीचे आ गया 3 × 2। तो ऊपर वाली संख्याओं का सबका गुणा कर देते हैं। 7 × 7 हो गया 49, 49 का 11 से गुणा करेंगे तो 9 का 9, 4 का 4, फिर 9 का 9, 4 का 4, 9 9 और 4 हो जाएगा 13, हासिल का 1, 4 और 1 हो जाएगा 5। तो 539 जो है इनका गुणा आ गया। और नीचे जो है वो है 3 दूनी 6। तो 539 में हम 6 का भाग लगा देते हैं। 6 का भाग जाएगा पहले 8 बार, 6 8 48,
पीछे शेष बचा 5, 9 आ गया नीचे, 6 9 54, पीछे बचा 5, पॉइंट लगेगा, यहाँ आएगा 0, 6 8 48, पॉइंट शेष पर 2 और पॉइंट का 0 आएगा, 6 3 18, पीछे ये चलता रहेगा इस प्रकार से। तो फाइनली आंसर आ गया 89 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में सेंटीमीटर क्यूब लगता है और क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। तो ये इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले की हमारे पास में त्रिज्या दी हुई है, तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर हमें पूछा गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए। सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 का 4, पाई का मान रखेंगे 22/7 और r का मान है 7 गुणा 7। ये 7 से ये 7 तो कट गया, गुणा कर देते हैं। 22 का 4 से गुणा करेंगे तो 88 गुणा में 7। 7 का पाड़ा बोलेंगे 8 बार 56, हासिल के 5। 7 का पाड़ा 8 बार बोलेंगे 56, 56 और 5 हो गए 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 लेते हैं। किसी शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या को हम r से दर्शाएंगे, तो r बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। उसके अलावा हमें ऊंचाई दी हुई है शंकु की, ऊंचाई को h से दर्शाएंगे और h का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा गया है शंकु का आयतन, तो यहाँ हम लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें मान रख देते हैं 1/3, पाई का मान 22/7, r का मान 6 गुणा 6 और h का मान 7। काटा पिटी कर देते हैं, 7 से 7 कट गया, 3 का भाग इसमें 1 बार और 6 में गया 2 बार। अब जो संख्या बची उनका गुणा कर देते हैं। 22 गुणा 6 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 6, तो 22 का 22, 6 का 2 से गुणा कर दिया तो आ गया 12। 12 का 22 से गुणा कर देते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, हासिल के 2, 12 दूनी 24 और 2 26। तो इसका उत्तर आ गया 264 और आयतन है तो लगेगा सेंटीमीटर क्यूब। ये था प्रश्न संख्या 10। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 11। 36/10 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम 36/10 को दशमलव के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे बटे में 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो गया 0.36। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो ख़त्म हो गया भाग, इसमें भाग लगेंगे तो भी यही आएगा। तो अतः यहाँ हम आंसर लिखेंगे 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि भाग खत्म हो गया है और आगे ये चलेगा नहीं, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अगला प्रश्न है बहुपद 5x - 4x² + 3 में x बराबर 0 हो तो मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम px मान लेते हैं, बहुपद को px मानेंगे। 5x - 4x² और प्लस का 3। अब हमें क्या करना है, x बराबर 0 रखना है। x बराबर 0 रखने पर तो p का p, x का मान रख देंगे 0 बराबर में 5, x की जगह 0 - 4 गुणा x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस का 3। तो p0 बराबर 5 गुणा 0 करेंगे 0 आएगा और 4 गुणा 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी 0 आएगा। तो फाइनल इसका आंसर आ जाएगा 3, बाकी सारे पद 0 बन जाएंगे। प्रश्न संख्या 13 है। निर्देशांक तल में उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ अक्ष रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। अक्ष रेखाएं कौन कौन सी होती है, देखिए एक तो ये ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है ना उसको हम कहते हैं वाई एक्स, इस यहाँ वाई लिखेंगे, यहाँ वाई डैश लिखेंगे। और एक जो क्षैतिज रेखा होती है उसको हम एक्स एक्स कहते हैं। एक्स में यहाँ हम एक्स लिखेंगे और इधर हम एक्स डैश लिखेंगे। अब परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है वाई एक्स का समीकरण बताओ, तो वाई एक्स का समीकरण होता है एक्स बराबर 0, ठीक है। और एक्स एक्स का समीकरण होता है वो होता है वाई बराबर 0। ये इसके समीकरण है, ठीक है।
और यहाँ पर जो ये निर्देशीय अक्ष है ना, जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये होता है मूल बिंदु और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0 0,0। तो प्रश्न ये पूछा गया निर्देशांक तल में उस बिंदु का नाम बताइए। तो उस बिंदु का जो नाम है वो है मूल बिंदु। उस बिंदु का नाम मूल बिंदु है जहाँ अक्ष रेखा प्रतिच्छेद करती है। अब इस अगला सवाल है कौन से चतुर्थांश में है। तो उसके लिए हम चतुर्थांश भी देख लेते हैं। चतुर्थांश चार होते हैं कुल। ये पहला चतुर्थांश है जिसमें दोनों निर्देशांक प्लस के होते हैं। एक्स भी प्लस का होता है, वाई भी प्लस का होता है। इसमें एक्स माइनस का होता है और वाई प्लस का होता है। ये दूसरा चतुर्थांश है। तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही माइनस के होते हैं। एक्स भी माइनस का होता है, वाई भी माइनस का होता है। और चौथे चतुर्थांश में जो है एक्स प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है 3,-3 कौन से चतुर्थांश में है। तो एक्स का मान प्लस में, वाई का मान माइनस में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चौथे चतुर्थांश में। अगला प्रश्न है समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में x बराबर 0 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2y बराबर में 4। अब हमें x की जगह 0 रखना है तो यहाँ 0 रख देंगे। 0 माइनस 2y बराबर में 4। अब यहाँ 0 का कोई मतलब है नहीं तो 2y बराबर में 4 माइनस रहेगा यहाँ पे। अब ये -2 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो 4 के बटे में आ गया -2 और 4 में -2 का भाग लगेंगे तो आएगा -2। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 लेते हैं k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 और y बराबर 2 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। अगर ये इसका हल है तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 2 समीकरण 2x + 3y बराबर k का हल है। अतः तो यहाँ पे हम x का मान 3 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे। तो 2x की जगह आ जाएगा 3 + 3y, 3 गुणा y का मान रखेंगे 2 बराबर में k। 3 का 2 से यहाँ पे x का मान 3 है ना, हाँ, 3 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 बराबर में k। तो फाइनली k बराबर आ गया 12। x का मान हमने 3 रखा, 3 दूनी 6 और y का मान 2 रखा, 3 दूनी 6, 6 + 6 कितना हो गया 12। अगला प्रश्न है यूक्लिड की एक अभिधारणा लिखो। यूक्लिड की कुल 4 अभिधारणा है, उसमें से 5 अभिधारणा है, उसमें से कोई भी अभिधारणा लिख सकते हैं। तो सबसे आसान अभिधारणा यही है जो मैंने लिख दी है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आप कोई भी अभिधारणा लिख सकते हो। अगला प्रश्न है एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है। एक रेखा पर बनने वाले जो कोणों का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक रेखा है और इसके ऊपर कोई भी एक बिंदु लेते हैं और उसके ऊपर आप कितने भी कोण बनाओ, उन सब का जो योग होगा वो हमेशा कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोण x है, ये कोण y है, ये कोण z है, ये कोण w है। तो कोण x + y + z + w इन सब का योग जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है कोण भुजा कोण सर्वांग समता का नियम लिखिए। तो ये पहले भी प्रश्न आ गया था। इसका मतलब होता है यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अगला प्रश्न है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बताओ। चतुर्भुज के जो अंतः कोण होते हैं उन सब का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंदर 4 कोण होते हैं और चारों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। अगला प्रश्न है वर्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं लंबाई में परस्पर होती है। वर्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जो जीवाएं होती है वो परस्पर बराबर होती है। यहाँ खाली जगह में आएगा बराबर। कैसे होती है वो भी समझ लीजिए। जैसे ये एक वृत्त है, अगर जीवाएं जो है केंद्र से बराबर दूरी पर है, जैसे मान लीजिए एक ये जीवा है, ठीक है, और दूसरी एक ये जीवा है, अगर इनकी दूरी केंद्र से बराबर है, मान लीजिए ये वाली दूरी है OM और ये वाली दूरी है ON,
ठीक है, ये दूरी भी लंबवत होगी। और जीवाओं के नाम दे देते हैं, ये है पी क्यू और ये है आर एस। तो अगर ओ एम और ओ एन बराबर है, केंद्र से दूरी है ये इन जीवाओं की, यदि, तब क्या होगा, ये दोनों जीवाएँ क्या होगी, बराबर होगी। पी क्यू और आर एस क्या होगी, बराबर। तो आपको याद रखना, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर जो जीवाएँ होती है वो बराबर होती है। प्रश्न संख्या 22 से एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास में त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या को हम आर से लिखेंगे और आर बराबर है 3 सेंटीमीटर, और हमें दी गई है ऊंचाई, ऊंचाई को हम लिखेंगे एच से, और ये है 4 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में हमें पूछा गया है त्रिक ऊंचाई, त्रिक ऊंचाई, और त्रिक ऊंचाई को हम लिखेंगे एल से। त्रिक ऊंचाई का सूत्र होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस एच का मान है 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 और 9 जोड़ेंगे तो आएगा 25, और 25 का वर्गमूल निकलेगा वो आ जाएगा 5। तो फाइनली एल का मान आ गया 5 सेंटीमीटर, यही इसकी त्रिक ऊंचाई है। प्रश्न संख्या 23 है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 को जोड़िए, इनको जोड़ना है। तो 2√2 प्लस 5√3 प्लस का निशान √2 माइनस 3√3। तो यहाँ पे 2√2 और √2 जुड़ेगा ना, ये हो जाएगा 3√2, और 5√3 में से माइनस हो जाएंगे 3√3, तो 5 में से 3 गया 2, और √3 का √3। ये इसका उत्तर हो जाएगा, एकदम आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है समीकरण 2x बराबर -5y को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करते हुए ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में समीकरण जो दिया हुआ है वो है 2x बराबर में -5। इसको हमें इस रूप में बनाना है, इस रूप में बनाना हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -5y है ना, इसको इधर लेके आ जाएंगे, प्लस का 5y हो जाएगा, और अचर पद नहीं है तो उसको क्या लिखेंगे, 0। तो ये आ गया जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, ये इस रूप में आ गया। एक प्रश्न कंप्लीट हो गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है ए बी सी का मान बताइए। तो अगर हम इसकी तुलना करेंगे ना तो हमें ए बी सी का मान मिल जाएगा। ए क्या होता है, एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक यहाँ पे है 2। बी होता है वाई का गुणांक, और वाई का गुणांक क्या है 5, और सी होता है अचर पद जो कि यहाँ पे क्या है 0 है। ये आ गया उसका उत्तर। प्रश्न संख्या 25 है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का 4, पाई का मान रखेंगे 22/7, और आर का मान है 14, तो 14 गुणा 14 क्योंकि स्क्वायर है। अब हम इसको काटा पिटी करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 का 4 से गुणा किया तो 88, और 14 का 2 से गुणा किया तो 28। अब हमें 28 का 88 से गुणा करना है, तो कर देते हैं। 8 गुणा 8 64 हासिल के 6, 8 दूनी 16 और 6 22। 8 से गुणा करना वापस 4 2 2, 4 6 4 2, तो उत्तर आ गया 2 4 6 4, और ये क्षेत्रफल है तो यहाँ लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 26 है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका चित्र हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये जो बड़ा वृत्त दिख रहा है आपको, जिसका केंद्र ओ है, इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। मतलब इसमें ओ ए जो है ना, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या है ओ डैश ए, ये है 3 सेंटीमीटर। दोनों जो है ए और बी पर काट रहे हैं, और उभयनिष्ठ जीवा जो है वो है ए बी।
तो ये सारा मैंने पहले से लिख दिया है। माना दो वृत्त जिनके केंद्र ओ व ओ डैश है परस्पर बिंदुओं ए व बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी उभयनिष्ठ जीवा है जो हमें ज्ञात करनी है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि दो वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, मतलब दो वृत्तों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? ओ ओ डैश। उभयनिष्ठ जीवा कौन सी है? ए बी। तो ए बी पर क्या होती है? लंब होती है। वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो उभयनिष्ठ जीवा पर लंब होती है। तो इस प्रकार से ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया, ओ डैश ए बराबर 3 सेंटीमीटर और ओ ओ डैश 4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे ये ओ ओ डैश क्या है? ये वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब है। वृत्त कौन सा यहाँ पे ले रहे हैं अपन? बड़ा वाला वृत्त। ये बड़े वाले वृत्त का ये क्या है? केंद्र है। और ये जीवा पर डाला गया लंब है जो जीवा को क्या करेगा? समद्विभाजित। तो ओ ओ डैश लंब है ए बी के ऊपर, समद्विभाजित करेगा। इसका मतलब ओ डैश ए और ओ डैश बी दोनों क्या है? बराबर है। और ओ डैश क्या है? 3 है, तो ये भी कितनी होगी? 3। तो 3 + 3 पूरा ए बी कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये प्रश्न अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। प्रश्न संख्या 27 है, आकृति में कोण ए बी सी बराबर 69 डिग्री है और कोण ए सी बी बराबर 31 डिग्री हो तो कोण बी डी सी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहले इसमें 3 कोण ले रहे हैं अपन। पहले कोण का नाम दे रहा हूँ मैं बी ए सी, प्लस दूसरा कोण हमें दिया हुआ है 69 डिग्री और तीसरा कोण दिया हुआ है 31 डिग्री। इन सब का जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। तो कोण बी ए सी का मान हम ज्ञात करेंगे, प्लस इन दोनों को जोड़ देते हैं। 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 100 डिग्री हो गया और बराबर में है 180 डिग्री। अब प्लस का 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बी ए सी बराबर 180 में से 100 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। अब ये जो कोण बी ए सी है ना, ये वाला कोण, ये कौन से चाप ने बनाया? बी सी ने, मतलब एक ही तरफ कोण है। और ये बी डी सी जो है ये भी एक ही वर्तखंड में बना कोण है। तो आपको पता है कि एक ही वर्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ये लाइन लिखेंगे हम जानते हैं कि एक ही वर्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने कोण कौन कौन से? एक तो है बी ए सी, ठीक है, और एक है बी डी सी। ये दोनों एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। इसलिए हमें कौन पूछा गया था? बी डी सी कितने डिग्री का होगा? तो जितना बी ए सी है वो इतना बी डी सी होगा। तो इसका उत्तर भी आएगा 80 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। अगला प्रश्न ले रहे हैं, आकृति में बी ओ सी बराबर है 80 डिग्री। ये कोण हमें दिया हुआ है यहाँ पे बी ओ सी चित्र में, ये वाला कोण ये कितना है? 80 डिग्री है। और हमें कौन पूछा गया है? बी ए सी, ये वाला कौन पूछा गया है। तो इसके अंदर एक प्रमेय काम आएगा, वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वर्त के शेष भाग में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहाँ पे ये जो कोण है वो कौन बना रहा है? ये बना रहा है बी सी चाप। ये बी सी चाप ने ही कोण बनाया केंद्र पे, जिसका नाम है बी ओ सी, और शेष भाग में बनाया कौन है? बी ए सी। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण बी ओ सी जो है ये 2 गुना है कोण बी ए सी का। बी ओ सी का मान है 80 डिग्री, यहाँ 80 रख देंगे, बराबर में 2 गुणा कोण बी ए सी। अब 2 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो कोण बी ए सी बराबर 80 डिग्री बटे में आ गया 2। तो बी ए सी बराबर 80 डिग्री में 2 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 40 डिग्री। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। प्रश्न संख्या 29 है, एक लंबवर्ती शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से लिखते हैं, एल बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे त्रिज्या को 8 से दर्शाते, इसका मान हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र होता है पाई आर एल। इसमें मान रख देते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 10 और एल का मान 7। यहाँ पे हम देखेंगे 7 से 7 कट गया तो यहाँ बचा 22 × 10। 22 का 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 220 और क्षेत्रफल में लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 है। दो प्रकार के आलेख की निरूपणाओं के नाम लिखिए। तो दो प्रकार के आपको नाम लिखने हैं। सबसे पहला तो हम लिख सकते हैं दंड आलेख। दंड आलेख। दूसरा हम लिख लेते हैं आयत चित्र, और भी होते हैं। बारंबारता बहुभुज भी लिख सकते हैं। तो कोई दो नाम पूछे तो अपन ये दो नाम लिख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न बंटन में वर्ष दी हुई है, आयु दी हुई वर्ष में 5 से 10 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 25 से 30 वर्ष, और व्यक्तियों की संख्या दी हुई। 5 से 10 वर्ष वाले 3 है, 10 से 15 वाले 4 है, 15 से 20 वाले 5 है, 20 से 25 वाले 5 है और 25 से 30 वाले 3 है। 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 20 वर्ष से कम आयु के ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 20 से 25 है ना, तो ये 20 से शुरू हो रहा है। तो 20 से कम वाले ये सारे है ना, व्यक्तियों की संख्या ये वाली आ जाएगी 20 से कम, क्योंकि 20 से 25 का मतलब 20 इसमें शामिल है, 15 से 20 में ये 20 शामिल नहीं है, मतलब 20 से कम है। तो 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या में एक तो 3 आएगा, एक 4 आएगा और एक 5 आएगा। इन सबको जोड़ दीजिए तो 4 + 3 7, 7 और 5 हो जाएगा 12। तो 12 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है। x = 0 पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम px मान लेंगे और x बराबर हमें क्या करना है, 0 रखना है। तो जहाँ पर भी x है वहाँ 0 लिख दीजिए। p0 = 5x, 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर और +3। p0 5 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, फिर 4 से गुणा करेंगे 0 आएगा। तो 0 वाले सारे पद यहाँ से गायब हो जाएंगे, पीछे सिर्फ क्या बचेगा 3। तो 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुण लिखिए। समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुण हमें लिखने हैं। सबसे पहला गुण लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। दूसरी विशेषता, वैसे बहुत सारी विशेषता कोई भी लिख सकते हैं अपन, तो एक हम लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये दो विशेषता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, वर्ग और समचतुर्भुज में कोई एक अंतर लिखिए। अंतर बहुत सारे हैं, कोई भी एक अंतर लिखना है। तो एक अंतर लिखा हुआ है, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, परंतु समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। 35वां प्रश्न, 3 शंक्वाकार आकृति के उदाहरण लिखिए। आपको इस प्रकार की जो शंकु की आकृति होती है उसके कोई 3 उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला उदाहरण आपके सामने आइसक्रीम कोन, जन्मदिन की टोपी और ट्रैफिक कोन। ये 3 उदाहरण इसके हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 36 है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो संपूर्ण पृष्ठीय ही है, ये ध्यान रखना है। पृष्ठ लिखा हुआ हो तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय का सूत्र लगाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिज्या r = 10.5 सेंटीमीटर, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, फिर हम इसको 5 के पार्ट से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 10 में 5 का भाग है 2 बार। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3πr²। 3 का 3 मान रख देते हैं, पाई का मान 22/7 और r का मान 21/2 गुणा 21/2। अब हम काटापेटी कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 एकम 2 और 2 का भाग है इसमें 11 बार। तो जो संख्या बची है वो लिख लेते हैं, 3 × 11 × 3 × 21 और बट्टे में आ गया 2। इन सब का गुणा कर देते हैं, 3 × 3 9, 9 × 11 99 और 99 का गुणा कर देते हैं 21 से। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9
8 और 1, 9, 9 और 8 17, हासिल का 1, 8 और 2 10, हासिल का 1, 1 और 1 2, तो आ गया 2079/2। अब 2 का इसमें भाग लगा देते हैं। पहले भाग जाएगा 1 बार, फिर जाएगा 0 बार, फिर जाएगा 2 तिया 6, फिर 2 9 18, फिर 1 पॉइंट लगेगा और 2 पंजे 10, तो उत्तर आ गया 1038.5। 2 9 18 है ना, या 9 आएगा, तो 1039.5 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। 37वां प्रश्न है, गोले का आयतन का सूत्र लीजिए, लिखिए। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल 140 से 150 की ऊपरी सीमा लिखिए। इसमें पहले वाली संख्या निम्न सीमा होती है और अगली वाली संख्या ऊपरी सीमा होती है, तो इसकी ऊपरी सीमा हो जाएगी 150। प्रश्न संख्या 39 है, व्यंजक √5 + 2 का स्क्वायर को सरल कीजिए। तो इसमें एक सरसमीका लगेगी, वो हम लिख लेते हैं। सरसमीका लगेगी इसमें a + b का स्क्वायर, वो होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। और अगर हम यहाँ तुलना करें इस प्रश्न की और सरसमीका की, तो a की जगह जो है हमें √5 रखना पड़ेगा और b की जगह हमें रखना पड़ेगा 2, तो वो हम रख देते हैं। प्रश्न में हमें पूछा गया है √5 + 2 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणा √5 गुणा b का मान 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 2 गुणा √5 गुणा 2 करेंगे तो 2 गुणा 2 4 √5, 4 √5 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब 5 और 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9, और बाकी 4 √5 ऐसे ही रहेगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 40, बहुपद px = 3x - 2 का शून्य ज्ञात कीजिए। किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो उसको हमें पहले 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो px का मान है x, 3x - 2 बराबर में लिखेंगे 0। अब यहाँ पे माइनस का 2 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2, 3 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो x बराबर आ गया 2/3। ये ही इसका क्या है, शून्य है। प्रश्न संख्या 41 है, बताइए कि निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश या निर्देशीय अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ पे निर्देशीय अक्ष एक x डैश होता है और एक y डैश होता है। अगर हम पहले चतुर्थांश की बात करें तो इसमें दोनों जो निर्देशांक होते हैं वो प्लस के होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में जो है x माइनस में होता है और y प्लस में होता है। तीसरे चतुर्थांश में अगर हम देखें तो दोनों ही माइनस माइनस होते हैं। और चौथे चतुर्थांश की बात करें तो इसमें होता है प्लस माइनस। अगर x अक्ष पर कोई बिंदु है तो वो होगा हमेशा x,0 के रूप में, मतलब y 0 होगा। और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो वो हमेशा होगा 0,y के रूप में, मतलब x का मान 0 होगा। अब हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न, -2,3 कौन से चतुर्थांश में है। तो x का मान माइनस में, y का मान प्लस में, तो ये जो है वो दूसरे चतुर्थांश में है। कौन सा चतुर्थांश होगा, दूसरा चतुर्थांश। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो 0,-5, तो ये तो y का मान हो गया और ये x का मान है। x का मान 0, इसका मतलब वो बिंदु y अक्ष पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा y अक्ष पर, y अक्ष पर। अगला प्रश्न लेते हैं। 42वां प्रश्न, समीकरण 2x + 3y = 6 को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करते हुए a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। इसको हमें ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है। तो सवाल है 2x + 3y = 6, 2x यहीं रहेगा, प्लस का 3y प्लस का 6 इधर भेज देते हैं, माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर में 0। जो ax + by + c = 0 के रूप में है, ये इसका उत्तर हो जाएगा।
और हमें ए बी सी का मान भी लिखना है, वो लिख लेते हैं। ए बराबर, ए होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक 2 है। बी होता है वाई का गुणांक जो कि 3 है। और सी होता है अचर पद जो कि -6 है। प्रश्न संख्या 43 है, यदि रेखिक समीकरण युग्म का एक कोण 70 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। रेखिक कोण युग्म में दो कोण होते हैं, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो माना दूसरा रेखिक कोण जो है एक्स है, तो इसलिए 70 डिग्री प्लस एक्स, इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे ना, एक्स लिख लेते हैं सिर्फ, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एक्स बराबर 180 डिग्री प्लस का 70 इधर आके हो जाएगा -70। तो एक्स बराबर 70 घटाएंगे तो आएगा 110 डिग्री। अगला प्रश्न लेते हैं, यदि वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण 60 डिग्री है। ये चित्र आपके सामने दिख रहा होगा, किसी चाप के द्वारा परिधि पर जो कोण बना है वो कोण है 60 डिग्री का। ये कोण हमें दिया हुआ है, सी पर जो कोण है ना वो 60 डिग्री है। तो उसी चाप द्वारा, चाप कौन सा इसमें चित्र में, ए बी है, केंद्र पर बनाए गए कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमें कोण ज्ञात करना है ए ओ बी, ये कोण का हमें पता लगाना है। तो इसके अंदर एक प्रमेय काम आएगा, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग में किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। तो हमें कोण ज्ञात करना है बी, ए ओ बी, ए ओ बी। तो ये 2 गुना होगा कोण ए सी बी का, और ए सी बी कितना, 60 डिग्री है। तो कोण ए ओ बी बराबर 2 गुना 60 डिग्री, और 60 का 2 से जब गुना करेंगे तो आएगा 120 डिग्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा 120 डिग्री। प्रश्न संख्या 45 है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, और इसका अर्ध परिमाप 9 सेंटीमीटर है। तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना तीसरी भुजा की लंबाई सी सेंटीमीटर है, और दो भुजा दी हुई उसको हम ए और बी मान लेते हैं। ए का मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी का मान 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हमें दिया हुआ त्रिभुज का अर्ध परिमाप 9। अर्ध परिमाप का सूत्र लगा देते हैं। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 और बराबर में 9। ए का मान है 5, बी का मान है 7 और सी का मान हमें ज्ञात करना है। 2 का इधर वज्र गुना हो जाएगा, 2 का 9 से गुणा करेंगे तो 18, 5 और 7 जोड़ेंगे तो आएगा 12 प्लस सी बराबर में 18। सी का मान ज्ञात करना है, तो प्लस का 12 उधर गया तो माइनस का 12 हो गया। 18 में से 12 गया 6 सेंटीमीटर, और ये इस त्रिभुज की क्या है, तीसरी भुजा है। अगला प्रश्न है 46, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसके तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु की त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं, और शंकु के तिर्यक पृष्ठ बोलो या वक्र पृष्ठ बोलो एक ही बात है। तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। तिर्यक पृष्ठ को वक्र पृष्ठ भी कहते हैं, वक्र पृष्ठ को तिर्यक पृष्ठ भी कहते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एल का मान 10। काटापीटी करेंगे, 7 का भाग एक बार और 7 का भाग इसमें 2 बार। तो संख्या बची 22 गुणा 2 44, 44 का 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 47 है, 28 सेंटीमीटर व्यास के गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का व्यास दिया हुआ है 28 और त्रिज्या हम निकालेंगे। पहले त्रिज्या का सूत्र होता है व्यास बटा 2। व्यास है 28, 28 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो आएगी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया गोले का आयतन। गोले का आयतन का आपको सूत्र याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख देते हैं 4/3, पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर का मान रखेंगे 14 गुणा 14 गुणा 14। अब हम इनको काटापीटी कर देते हैं, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब कोई भी संख्या कट नहीं रही है तो हम गुणा करके भाग लगा देंगे। तो 22 का 4 से गुणा करेंगे 88, 88 का 2 से गुणा करेंगे तो 176, 14 गुणा 14 हो जाएगा 196, और भाग लगाएंगे 3 का। 176 का हमें गुणा करना पड़ेगा 196 से। तो गुणा कर देते हैं, 6 गुणा 6 36, हासिल के 3, 6 7 42, 42 और 3 45, हासिल के 4, 6 कम 6, 6 और 4 हो जाएगा 10, गुणा 9 का पाड़ा 6 9 संग 54, हासिल के 5, 9 7 63, 63 और 5 68, हासिल के 6, 9 1 कम 9, 9 और 6 15। अब हम गुणा करेंगे 1 से, तो 6 7 1, 6 का 6, 5 और 4 9,
8 और 6 14, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 7 14, हासिल का 1, 1 ने 1 2 ने 1 3। तो ये आ गया हमारे पास में 3 4 4 9 6। अब इसमें हमें भाग देना पड़ेगा 3 का। तो 3 का भाग लगाएंगे तो पहले जाएगा 1 बार, फिर जाएगा 1 बार, शेष पल 1 4 आया, 3 चौक 12, पीछे बचा 2, 3 नम 27, पीछे बचा 2 6, 3 8 24, पीछे बचा 2, 5 लगेगा, 3 6 18। इस प्रकार ये 6 6 आता रहेगा। तो आंसर आ गया 11,498.67। तीसरा अंक जो है हम 7 बना देंगे। तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा होता ना, उससे पहले वाले एक अंक को बढ़ा देते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं हम, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, निम्न बारंबारता बंटन से ज्ञात कीजिए कि अधिकतम छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए प्राप्तांक कितने हैं। तो एक तो प्राप्तांक दिए गए ऊपर और नीचे दी गई छात्रों की संख्या। जैसे 3 छात्र है जिनके 2 नंबर आए, 7 छात्रों के 4 नंबर आए, तो इसमें बोला अधिकतम छात्र, सबसे ज़्यादा छात्र कितने हैं, 15 है। तो अधिकतम छात्र 15 है, उसके द्वारा प्राप्तांक कितने हैं, 6 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। प्रश्न संख्या 49 है, यदि कुल बारंबारता 100 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुल बारंबारता का मतलब इन सभी बारंबारताओं का योग 100 है, तो इन सबको जोड़ के लिख लेते हैं। तो 2 + 8 + 18 + 25 + 20 + x + 10 + 5, इन सब का योग कितना है, 100 हमें दिया हुआ है। ठीक है, इन सबको जोड़ देते। देखो 8 और 2 हो गया 10, और 25 और 5 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60, 25 और 5 30 40, ठीक है। और ये हो गया 18 और जोड़ देते इसमें। तो 8 6 ने 1 7 ने 1 8, 88 हो गए। तो ये हो गया 88 + x बराबर में है 100। तो x बराबर प्लस का 88 उधर भेज देंगे, माइनस का 88 हो जाएगा, और 100 में से 88 घटाएंगे तो आएगा 12। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, -2x ब्रैकेट में 2x + 2y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें -2x का अंदर गुणा करेंगे तो पहले 2x से गुणा होगा, फिर प्लस का निशान, और फिर -2x का गुणा होगा 2y से। तो -2 का -2 से करेंगे, -2 का 2 से करेंगे तो 4 आएगा, और x का x से करेंगे तो आएगा x²। फिर प्लस का माइनस से गुणा माइनस हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4, और xy इसके पास में आ जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा फाइनल। 51वां प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए चित्र में POQ एक सरल रेखा है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो POQ एक सरल रेखा है ना, इसके ऊपर जितने भी कोण बन रहे हैं इन सब का योग 360 डिग्री होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे POQ एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, अतः 40 डिग्री + 4x + 3x बराबर, इन सब का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 4x और 3x जुड़ जाएंगे 7x हो जाएगा, और प्लस का 40 है ना, ये उधर भेज देंगे, माइनस का 40 हो जाएगा। 7x बराबर 180 में 40 घटा दीजिए, 140 आएगा। अब 7 गुना में चला जाएगा भाग में, 140 में अगर हम 7 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 20 बार। तो फाइनली x का मान आ गया 20 डिग्री। प्रश्न संख्या 52 लेते हैं। एक चित्र बना हुआ है जिसमें ABC और DBC, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज, समान आधार BC पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है। सिद्ध करना है कि कोण ABD मतलब ये वाला कोण और कोण ACD ये वाला कोण दोनों क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसमें AB और AC क्या है, बराबर है। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके समूह कोण क्या होते हैं, बराबर। तो AB के सामने कौन है, ACB, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए कोण ABC बराबर है कोण ACB। ABC और ACB बराबर है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। हुआ कैसे, उसका कारण लिख लेते हैं। त्रिभुज में
त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के समूह कोण, दो बराबर भुजाएं जो होती है उनके समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समूह कोण बराबर होते हैं, ये हमने यहाँ पे नियम काम में लिया है। ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज बीडीसी में इसमें जो है ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बीडी और सीडी क्या है? बराबर है। अगर बीडी और सीडी बराबर है तो इनके सामने भी कोण बराबर होंगे, तो कोण डीबीसी बराबर हो जाएगा कोण डीसीबी। डीबीसी डीसीबी के बराबर है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो एक में हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में है कोण ए बी सी, और समीकरण 2 में इधर लेफ्ट हैंड साइड में है डी बी सी, और उधर राइट हैंड साइड में है समीकरण 1 में कोण ए सी बी, और प्लस करेंगे कोण डी सी बी। अब चित्र में आप देखेंगे ना, ए बी सी और डी बी सी ये बन जाएगा ए बी डी, और चित्र में देखेंगे ए सी बी और डी सी बी ये पूरा बन जाएगा ए सी डी, और यही हमें सिद्ध करना था इति सिद्धम। इससे पहले आपको प्रश्न में ये लिखना होता है, दिया हुआ है सिद्ध करना है, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना इसमें। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 53 है। एक चतुर्भुज के कोण 4:5:10:11 में चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो। तो अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कोण 4x, x लेना आपको अनुपात के साथ में, 5x, 10x व 11x है, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। इन सबको जोड़ना है, 4x प्लस 5x प्लस 10x प्लस 11x, इन सबको जोड़ेंगे और बराबर में लिखेंगे 360 डिग्री। अब इन सबको जोड़ देते हैं, 10 और 11 21, 21 और 5 26, 26 और 4 26 और 4 हो गए 30x बराबर में 360 डिग्री। x बराबर 30 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो 360 डिग्री भाग में आ गया 30, 0 से 0 कट गया और 3 का भाग है इसमें 12 बार, तो x का मान आ गया 12 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है कोण, अतः प्रत्येक कोण पहला जो कोण है वो हमने माना था 4x, तो 4x बराबर 4 गुणा 12, x का मान 12 आया था, 12 का 4 से गुणा करेंगे 1248, तो पहला कोण 48 डिग्री आ गया। दूसरा कोण हमने माना था 5x, तो 5 का गुणा करेंगे 12 डिग्री से, x का मान 12 है, 12 पंजे 60 डिग्री। तीसरा कोण हमने माना था 10x, तो 10 का हम गुणा करेंगे 12 डिग्री से, 10 का 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 120 डिग्री। और फिर है 11x, तो 11 का गुणा करेंगे 12 से, तो 12 एकम 12, 12 और 1 13, 132 डिग्री, ये प्रत्येक कोण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 54। एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 मीटर है, इसकी दो भुजाएं 12 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो माना दो भुजाएं ए 12 मीटर है, दूसरी भी 12 मीटर है। अब हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो उसका सूत्र हम लगा देते हैं। अर्ध परिमाप का सूत्र हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2 बराबर में लिखेंगे 15। ए का मान है हमारे पास में 12, बी का मान भी है 12, सी का मान पता नहीं है, और बराबर में 2 चला जाएगा वज्र गुणा में, तो 15 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 30, 15 दूनी 30, 12 गुणा 12, 12 प्लस 12 हो जाएगा 24, प्लस सी बराबर में 30, सी बराबर में अभी 24 है, उधर चला जाएगा 30 में से 24 घटा दीजिए,
तो 30 में से 24 गए, सी का मान आ गया 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा आ गई 6 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे हीरोन के सूत्र से। उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एस। एस का सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, और इसका मान हमारे पास में सीधा सीधा है 15 मीटर, अर्ध परिमाप। अब हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें सारे मान रख देते हैं। एस का मान है 15, एस माइनस ए तो 15 माइनस 12, एस माइनस बी तो 15 माइनस 12, एस माइनस सी 15 माइनस 6। 15 का 15 गुणा 15 में से 12 गए 3, 15 में से 12 गए 3, और 15 में से 6 गए 9। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 15 के टुकड़े कर देते हैं 3 गुणा 5 और 3 गुणा 9। अब जिसका जोड़ा बन रहा है या कोई वर्ग संख्या हो तो उसको बाहर ले लेते हैं। तो 3 का जोड़ा बन रहा है 3 बार आ गया, और 9 का वर्गमूल निकल गया 3। तो वर्गमूल में रहेगा 3 गुणा 5, 3 गुणा 3 हो जाएगा 9, और रूट में रहेगा 3 गुणा 5 15, और ये आ जाएगा उत्तर मीटर स्क्वायर में। प्रश्न संख्या 55 है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर हो गई, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें ज्ञात करना बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रख देते हैं 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान है 5 गुणा 5, और एच का मान है 12। अब यहाँ पे नीचे 7 है, 7 के पाड़े से तो कोई कटेगा नहीं, तो ऊपर वाली संख्या का गुणा करके हमें 7 का भाग देना पड़ेगा। गुणा कर देते हैं 22 का 22, या फिर गुणा कर देते हैं 22 गुणा 5, 22 पंजे 110, और 12 पंजे 60, और बटे में आ गया 7। इनका गुणा करेंगे 11 गुणा 6 66, और 00 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 7। तो 6600 में हम 7 का भाग लगा देते हैं। 7 का भाग जाएगा पहले 9 बार 7 तम 63, पीछे 3 या 0, 7 का 7 चौक 28, पीछे बचा 2, 7 0 आगे नीचे, 7 दूनी 14, फिर नीचे शेष पर 0, यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ आएगा 0, 7 8 56, फिर 4 बचेगा, 7 पंजे 35। तो आंसर आ गया 942.85। आयतन है तो लगेगा सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 56। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, जिसको हमने ए मान लिया है, 6 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा गया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है? भुजा है, तो मान रख देते हैं रूट 3 बटे में 4 गुणा ए स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर, तो 6 गुणा 6 लिख लेते हैं। काटा पीटी कर देते हैं। 2 का भाग है इसमें 2 बार, इसमें गया 3 बार। 2 का भाग है इसमें 1 बार, इसमें गया 3 बार। तो फाइनली उत्तर आ गया 3 गुणा 3 9, और रूट 3 तो है ये, और क्षेत्रफल में लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 57। प्रथम वर्ग में कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार रहे। किसी के 6 8 9 6 6 9 7 6 5 6 9 2। मिलान चिन्ह बनाते हुए इसकी बारंबारता सारणी बनाइए। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे अंक, फिर बारंबारता, और फिर लिखेंगे मिलान चिन्ह। सबसे कम जो अंक है वो है 2, 2 के बाद है 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है 7, 6 के बाद है 7, 7 के बाद है 8, और फिर है 9। तो यहाँ एक लाइन और बना देते हैं बीच में। तो 8 भी है और 9 भी है। अब 2 अंक जो है उसकी बारंबारता का मतलब 2 कितनी बार आया हुआ है, तो 2 सिर्फ एक बार ही आया हुआ है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद 5 कितनी बार आया हुआ है? 5 आया हुआ है 1 बार। 6 कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3 4 बार आया हुआ है। 7 जो है वो सिर्फ 1 बार आया हुआ है। 8 जो है वो भी सिर्फ 1 बार आया हुआ है, और 9 जो है वो आया हुआ है 2 बार। ये सब जोड़ने पे 10 होना चाहिए। तो 1 ने 2 2 4 6 7 8 2 10। अब मिलान चिन्ह बनाते हैं इसके। मिलान चिन्ह में क्या करना, 1 है तो एक लाइन बनाएंगे,
एक लाइन, 4 है तो 1 2 3 4, 1 है तो एक लाइन और 2 लाइन। 4 से ज़्यादा होते ही जैसे मान लो 5 हो जाते तो इस प्रकार से बनाते हो। अगला प्रश्न है 58वां, इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने विद्यार्थियों के अंक 9 रहे? तो कितने विद्यार्थियों के 9 अंक आए हैं? तो 9 अंक आने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 2 है सिर्फ, क्योंकि 9 अंक वाले की बारंबारता 2 है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम 2। अंक 8 से कम प्राप्त विद्यार्थियों की संख्या। 8 से कम कितने विद्यार्थियों के अंक आए हैं? तो 8 से कम मतलब 8 नहीं लेना है। तो 7 अंक वाले, 6 अंक वाले, 5 अंक वाले और 4 अंक वाले, 2 अंक वाले जोड़ देंगे। तो 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7। तो इसका उत्तर आएगा 7 विद्यार्थियों के 8 से कम अंक आए। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 है 0.2353535 और इसको बराबर में लिखा हुआ 0.235 बार। इसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको x मानना है। माना x बराबर 0.2353535, अपन कम से कम 3 या 4 बार लिखेंगे और ये आगे चलता रहेगा ना। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब जितने अंकों के ऊपर बार है ना, उससे आपको उतने जीरो वाली संख्या से गुणा करना है, मतलब 10 से या 100 से या 1000 से। तो 2 अंकों के ऊपर बार है, तो 2 अंकों के ऊपर बार है तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 का 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करेंगे तो x का 100 से गुणा करेंगे तो 100x, और इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो पॉइंट जो है 2 अंक इधर खिसक जाएगा ना। ये पॉइंट जो है इधर है, वो अंक यहाँ आ जाएगा, पॉइंट ये 2 अंक इधर खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 23.5353535। इस प्रकार से हम इसको कितने बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये संख्या बार बार आ रही। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर अब 100x में से x घटाएंगे तो आएगा 99x। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना घटाते टाइम कि ये जो समीकरण 2 है ना और समीकरण 1 है, इसमें 3 5 वाला है ना, वो तो आप छोड़ दीजिए इसमें से। ठीक है, बाकी वाली संख्या को घटा दीजिए, क्योंकि वो तो सारी कट जाएगी। 23.5 में से हमें 0.2 घटाना बस, तो आएगा 23.33 आएगा। 23.3 आएगा। अब x बराबर 23.3, 99 गुणा में चला जाएगा भाग में। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0। तो आंसर आ गया 233/990। ये इसका P बटा Q के रूप में हो गया इसका उत्तर। लास्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 60। कोई 3 सर समीकरण लिखिए। कोई भी 3 सर समीकरण लिखनी है तो पहले हम लिख लेते हैं a + b का स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। दूसरी सर समीकरण लिखते हैं a - b का स्क्वायर, वो होती है a² - 2ab + b स्क्वायर। तीसरी सर समीकरण हम लिख लेते हैं a² - b स्क्वायर, वो होती है a + b एंड a - b। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 60 प्रश्न थे जो आपके अति लघुत्रात्मक में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से ज़रूर देखें। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.